नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कानराज पूनिया और ये पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे करने आया हूं। जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं या जो अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सिंपल सी बात है। क्या कारण है कि विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है ना, पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग जब रिजल्ट आता है तब असफल क्यों हो जाते हैं। और कई बार आप और हम सब देखते हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाला हमसे कम पढ़ने वाला सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे मूल कारण क्या है या कहाँ हम में कमी रह जाती है। और दूसरी बात, कई सब्जेक्ट को, जैसे राजनीति विज्ञान जैसे विषय को, तो लोगों ने पिछले कई दिनों से, मतलब कई 1 2 3 4 साल से मैं देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बहुत हार्ड है, इसको इतना क्यों हुआ बना दिया गया। क्या वास्तव में ये सब्जेक्ट इतना हार्ड है या फिर लोगों की इस सब्जेक्ट की समझ नहीं है, या फिर वो लोग जो समझा रहे हैं वही उन्हें गलत ट्रैक पर लेके चले गए हैं, जिसके कारण वो ठीक तरीके से सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते या सब्जेक्ट में फर्क नहीं कर पाते। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री नहीं है और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स नहीं है और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस नहीं है। मगर जब ये सिद्धांत आपस में टकराते हैं तो जगमगाते हैं। इसका कारण यह है कि हर सब्जेक्ट की अपना एक डिसिप्लिन का अपना एक मौलिक अस्तित्व होता है, अपना एक लेवल होता है, स्तर होता है। और जिन लोगों को स्तर का पता नहीं हो, जो ये सोच रहा हो कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आती है। मैं बहुत आपको सिंपल सी बात बताऊं, इनके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है कि सब्जेक्ट कोई हार्ड हो जाता है, कोई सिंपल हो जाता है। आप जानते हैं, हिंदी आप आराम से बोल देते हैं, इंग्लिश आप कोशिश करने के बाद में भी कई बार नहीं बोल पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप सीखे हुए नहीं है, ये नहीं है। तो हिंदी आपने कब सीखी? हिंदी भी आपने कभी नहीं सीखी, बोलने के लिए कभी नहीं सीखी है ना। हिंदी लिखना अलग बात है, बोल रहे हैं आप हिंदी, तो इसके लिए कोई आपने अलग से कोई बोलने के लिए अभ्यास नहीं किया, फिर भी आप बोल देते हैं। इंग्लिश भले ही आपके बीच में कोई बोल रहा हो, फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम लगती है। इसके पीछे कारण आप नहीं है, इसके पीछे जो कारण है, मूल जिसकी समझ होनी चाहिए, वो है वो पढ़ाने वाला, जो आपके लिए टेक्निकली मिस्टेक कर जाता है, इसलिए वो हार्ड है। इंग्लिश पढ़ाने वाला पहली बार आते ही जो सबसे लास्ट में, या पढ़ाना ही नहीं चाहिए बोलने के लिए, वो पढ़ाता है, आते ही कहता है टेंस क्या है। हिंदी वाले ने आते ही कभी ये नहीं कहा कि काल क्या है, उसने कभी नहीं पढ़ाया, बस उसने काल नहीं बताया। और इंग्लिश वाले ने आते ही पहले कहा कि टेंस क्या है, काल क्या है, मैं आपको बताता हूं। उसने कभी नहीं कहा चाहिए, होना चाहिए, था, है, ये कभी नहीं हिंदी वाले ने बताया। मगर इंग्लिश वाले ने आते ही कहा इज, आर, एम कहाँ होता है, वाज वर कहाँ होता है, हैज हैव कहाँ होता है, विल सेल कहाँ होता है, ये बातें करने लगा। यानी उस आदमी का, जो हमारे सामने जो हमें पढ़ा रहा है, उसके मेंटली प्रॉब्लम है, वो टेक्निक जानता ही नहीं है किसी चीज की, और इसलिए इंग्लिश हार्ड हो गई, हिंदी नहीं। एक सिंपल सी बात है, आप मोबाइल बढ़िया से चला लेते हैं, मगर आपको यदि कंप्यूटर पर बिठा दिया जाए तो आप अपनी साइट नहीं खोल पाते।
जबकि मोबाइल के तो आप मास्टर हैं। क्या कारण है कि मोबाइल आप चला लेते हैं और कंप्यूटर नहीं चला पाते, डेस्कटॉप जो है वो नहीं चला पाते? इसका कारण है कि डेस्कटॉप पर जो पढ़ाने वाला जिसको सीखने के लिए जाते हैं ना, तो वो ये कहता है कि भाई इसका एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, ये बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो लोग आपको मोबाइल सिखा रहे हैं उसको ये कहते हैं कि देखिए फोन कैसे लगता है, फोन कैसे होगा, बाकी सब चीजें आप देखते रहिए, अपने आप ये काम ठीक ही करता है, ये गलत करता ही नहीं, आपका अभ्यास है। तो कभी भी कोई सब्जेक्ट ना तो हार्ड होता है ना सिंपल होता है, बस उसके प्रति समझ और पढ़ाने वाले का तरीका कितना सॉलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके जहन में रखिए। मैं ये मानता हूं कि राजनीति विज्ञान से रिलेटेड समझ का सब्जेक्ट जो समाज के प्रति, जो व्यवस्था के प्रति, जो आसपास के माहौल के प्रति आपको कोई यदि झकझोरने वाला सब्जेक्ट है, जो आपके प्रति एक समझ पैदा करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो पॉलिटिकल साइंस है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। कुछ बातें तो इसमें कंपलसरी होनी ही चाहिए जो आदमी की समझ पैदा करे। और इस बातों का समझ में नहीं होने का कारण ही ये होता है कि समाज में विवाद होते हैं। जो लोग समानता का अर्थ नहीं जानते वो समानता को बराबरी कह के लोगों के बीच बातें करते हैं, जाति वर्ग धर्म के आधार पर विभेद पैदा करते हैं। जो स्वतंत्रता का अर्थ नहीं जानते वो स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में प्रयोग करते हैं, कहते हैं हम कपड़े पहन रहे हैं, हमारी मर्जी है, ये हमारी फ्रीडम है, जबकि आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता। जो न्याय का मतलब नहीं जानते वो न्याय का मतलब केवल और केवल ये मानते हैं कि कोर्ट के चक्कर लगाओ न्याय मिल जाता है। जो अधिकारों का अर्थ नहीं जानते मगर अधिकारों की मांग करते हुए घूमते हैं, उन्हें कभी अधिकार नहीं मिलते। ये सब चीजें इतनी कॉन्सेप्चुअल है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी समझ की है कि यदि आदमी समझना चाहेगा तो मेरा ये मानना है कि बहुत बेहतर तरीके से वो चीजों को समझ सकता है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका सौभाग्य है, और आप पॉलिटिकल साइंस की ही तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे बता दूं आप बहुत भाग्यशाली हैं। और यदि आप ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन था, दिल था, आत्मा कहती थी, मगर किसी के ये कहने कर कि पेपर बहुत हार्ड होते हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये फैसला आपका गलत था। मैं नहीं कहता, भाग्य से परे की बात मैं नहीं करता, क्योंकि भाग्य किसी के अपने आप उसके कर्मों पर है, मगर मैं ये मानता हूं कि डिसीजन ये सोच कर किया है आपने कि पेपर गलत हार्ड आता है, कि पेपर बहुत टफ आता है, तो आप गलत है। क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस यदि कैसे पढ़ाई जाती है ये देखना है तो आप पॉलिटिकल पॉइंट पे जाइए। आप मेरी कुछ क्लासेस देखिए, आपको पता चलेगा। मुझे कई बार लोग कहते हैं अरविंद बहुत हार्ड है, हीगल बहुत हार्ड है वेस्टर्न में। मैं सबसे पहले अरविंद हीगल पढ़ाता। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए। यदि पढ़ाने वाले को ही पता नहीं है कि पढ़ाना क्या है तो मिस्टेक होगी। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा, इस सब्जेक्ट के प्रति आप बहुत पॉजिटिव रहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ये आपके जीवन में हर मोड़ पर काम आएगा, ये मेरी गारंटी। दूसरा, एग्जाम में सफलता के लिए क्या करना होता है? सर ऐसा ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस हमने ले लिया, हम पढ़ रहे हैं, मगर एग्जाम में के लिए हम क्या करें? जो स्कूल लेक्चर बढ़ना चाह रहे हैं, आज मैं जो बात करूंगा वो स्कूल लेक्चर से रिलेटेड करूंगा, आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, है ना। तो जनरली मैं आज जो बात करने वाला हूं अब वो आरपीएससी स्कूल लेक्चर की बात करने वाला। अभी तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिजल्ट निकले नहीं है इसी भर्ती के, तो जब रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद की बात है। मगर ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए भर्ती टाइम पे निकल जाएगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल नीड है, सीधी सी बात है व्यवस्था की। वो अपना काम करेंगे तो निकल जानी चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा एग्ज़ाम कब होगा। मैं नहीं कह सकता कि भर्ती कब निकलेगी, ये बातें मेरे हाथ की बात नहीं है।
और जिसके प्रति ठीक है, एक अनुमान आप भी लगा रहे हैं, अनुमान मैं भी लगा रहा हूं, और मेरी ख्याल से आप मेरे से बेहतर अनुमान लगा रहे होंगे इस बारे में कि भर्ती कब आएगी। मगर यह तय बात है कि इस ईयर में एग्जाम करवाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। हो सकता है अप्रैल मार्च में अगले साल एग्जाम हो, आम चुनाव से पहले, है ना, क्योंकि अगले, आपको अच्छी तरीके से पता है, अगले साल हमारे आम चुनाव है, तो वहां हो सकता है ये हो। तो एक तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि स्कूल लेक्चर की जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले तो आप, एक बहुत सिंपल सी बात है, आप सकारात्मक रहिए, सब्जेक्ट को मजे लेने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम लेकर पढ़ने की कोशिश, सीधा ऑब्जेक्टिव पेपर आप सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप एंजॉय करो पढ़ने का और अपने आप पर विश्वास करो कि ये मैं बढ़िया पढ़ रहा हूं। और दूसरा, आप यदि किसी से पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट से पढ़ रहे हैं या और कोई पॉइंट से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट को उससे पढ़ना चाहिए जिससे कही गई बात उसे समझ में आ रही है। उससे नहीं पढ़ना चाहिए जो बाजार में लोग कह देते हैं कि आप कांतराज पूनिया बढ़िया पढ़ाता है, आप पढ़ लो। मैं ये कहता हूं कि आप उनसे पढ़िए, देखिए क्लासेज, और उसके बाद आपको लगता है कि वास्तव में पढ़ाने वाले में दम है और पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा सॉलिड है, तो आप उस पर पूरा विश्वास करके उसके ऊपर बस उसी कोर्स पर ही आप टारगेट करिए, दूसरे पर नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि पढ़ाने वाला बहुत ईमानदार और इथिकल पर्सन होना चाहिए। यदि वो चोर है तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, मेरी ये गारंटी है। फिर वो घास काटेगा या ये कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में और किताबें ले आओ, मैं कह रहा हूं इसके सिवाय ये भी खरीद लो। बस मैं एक ही बात कहूंगा मेरे लिए कि पॉलिटिकल पॉइंट से आप यदि जुड़ते हैं तो कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे साहब इस बात की क्या गारंटी है, मैं आपसे ये बात की गारंटी देता हूं। आज सेट का एग्जाम है, आप सेट के एग्जाम में आने वाले, अभी तक हुआ नहीं, होगा अभी, जो होगा उसमें आप देख लीजिए। दूसरी बात, मेरे क्लासेस रिकॉर्डेड है, इसके साथ एग्जाम हो रहे हैं, आप उसमें आने वाले सवाल को मेरी क्लासेस के साथ देख लीजिए, क्या क्लास से कोई बार सवाल आ रहा है? नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये बात ऑफलाइन पढ़ने वाले, पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस को, सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के बाद, कांतराज पूनिया से पढ़ने के बाद में कितने सवाल हैं जो नहीं कर पाया। ये स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ने वाले सब जानते हैं, और कई लोगों ने तो किसी ऑनलाइन कोर्स भी ले लिया होगा मेरा। तो एक तो आप यदि जुड़ते हैं पॉलिटिकल पॉइंट से तो आप कंप्लीट विश्वास करके जुड़िए, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं नोट्स दे रहा हूं, जो मैं क्लासेस ले रहा हूं और जो मैं वीडियो है उसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और बाकी नोट्स पे आप रिवीजन करिए। नोट्स कैसे देखे जाते हैं, पढ़ा कैसे जाता है, ये मैं आपके लास्ट टाइम बात कर रहा हूं, कैसे पढ़ा जाता है। मेरे वीडियो को आप कैसे देखें, ये आपसे मैं आगे बात कर रहा हूं। दूसरा, जो पढ़ रहे हैं आप, यदि आप कहीं नहीं आप ले रहे हैं कोर्स और कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें जिसका आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो सिलेक्शन आपका बड़ा सॉलिड होना चाहिए, और जो मैटर है उसका, जो पढ़ने का मैटर है वो बड़ा सेलेक्टिव मैटर होना चाहिए। आप कचरा नहीं करें। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, कोई भी पासबुक नहीं पढ़े, कोई भी पासबुक नहीं पढ़े। और जिंदगी में सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, मैं स्टूडेंट से भी कॉलेज में कहता हूं और आपको भी कहता हूं, पासबुकों से दूर रहिए, ये बर्बाद करने के अड्डे हैं। ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशन किए हुए पेज हैं जो आपका दिमाग खराब करेंगे, इसलिए कभी भी इनसे दूर रहिए। भले किताब कोई पढ़िए, किताब पढ़िए। दूसरी बात, किताब पढ़ने में भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट थिंकर की आप किताब पढ़ रहे हैं, जिसकी भी पढ़ रहे हैं आप, कोई बात नहीं, जिसकी भी राइटर जो भी हैं, उस राइटर की आप पढ़ रहे हैं, आप उस राइटर की सेलेक्टिव किताब को लें, उसी की लें और उसी को एक बार नहीं बार बार रिपीट करें। एक किताब को
10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। और आपके टेबल पर स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वालों के 5 से ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए। गांठ बांध लो, नहीं होनी चाहिए। बस सफल होने का मूल मंत्र है ये, मैं आपको दे रहा हूं। रखनी ही नहीं टेबल पर, बस आपके रूम में ही नहीं रखनी। जहां पढ़ रहे हैं 5 किताब, ओनली 5। एक वेस्टर्न थॉट, एक इंडियन थिंकर, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक इंटरनेशनल और एक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बस मेरी गारंटी है, आपका पहला मूल मंत्र है कि आप सफल हो जाएंगे। और छठी किताब ले आए तो फंस जाओगे, मेरी गारंटी ये बात। क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर हावी होगा, अभी नहीं होगा। जब जो एग्जाम आएगा उस समय आपको लगेगा कि हम कहीं गलती कर चुके हैं। और मैं देखता हूं बच्चों के टेबल पर 10-10, 15-15 किताबें। मैं कई स्टूडेंट को देखा हूं, रूम जाता हूं, देखता हूं तो मैं देखता हूं उसमें 15 किताबें, 10 किताब, 20 किताब। और मैंने कहा इतनी मैंने ही नहीं पढ़ता। वो कह रहे साहब मार्केट में कहा था, इसने कहा ये बढ़िया है, उस लेक्चर ने कहा ये बढ़िया है, उसने कहा ये लेक्चर बढ़िया। मैंने कहा तू लेक्चर बनना चाह रहा है या ज्ञानी बनना चाहता है? हमारा मूल उद्देश्य लेक्चर बनना। इसलिए हमारा सेलेक्टिव पढ़िए, मैटर बड़ा शानदार होना चाहिए और सेलेक्टिव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, टाइम, लगातार टाइम दें। पढ़ यदि रहे हैं आप तो आप उस पर लगातार टाइम दें। 1 घंटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे पढ़िए, मगर रोज पढ़िए और तारतम्यता के साथ पढ़िए। पढ़ने का तरीका है, जैसे वेस्टर्न थॉट पढ़ रहे हैं तो आप वेस्टर्न थॉट में स्टार्ट से पढ़िए। ग्रीक थॉट से शुरू किया तो ग्रीक थॉट से पढ़िए, या मान लीजिए आपने इससे पहले ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू किया है तो ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़िए। यहूदी काल से, जिसको आप कहते हैं, उस काल से पढ़िए जहां आदमी चरवाहा हुआ करता था, वहां से लगाकर आप कबीलों में घुसते हुए आप सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स में आइए। या भले ग्रीक से थॉट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आजकल किताबें ग्रीक से ही करती है। तो वहां से शुरू करिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप एक एक करके जैसे तारतम्यता वैसे पढ़िए। सबसे पहले थिंकर पढ़िए, सबसे पहले थिंकर पढ़िए। कभी भी आप पढ़े वेस्टर्न थिंकर सबसे पहले पढ़े, उसके बाद आइडियोलॉजीज पढ़े, उसके बाद थ्योरी पढ़े। ऐसा नहीं पहली बार किताब लेके बैठ जाए राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो फिर आपके दिमाग में दिमाग खराब होगा कि ये तो सब गड़बड़ हो गई। इसलिए सबसे पहले थिंकर, इंडियन थिंकर कभी भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजीज पढ़ने के बाद आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए, आपको बातें समझ में आएगी। आपको डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के समझ में आएंगे, उन डिसीजन में न्यायाधीशों के दी गई बातें समझ में आएगी। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीख जाना चाहिए हमें। जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आपको कह रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन है उन पर अच्छी तरीके, जैसे अभी हाल ही में LGBT के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हो गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो मामला क्या है, कैसे नॉच फाउंडेशन से लगाकर मामला आते आते आज यहां तक पहुंच गया है। और हम क्यों इंडियन पेनल कोड की 377 को फिर, जो पार्शियली आपको पता है जो हेटेरोसेक्सुअलिटी है उनको अलग कर रखा है। हेटेरोसेक्सुअलिटी अपराध ही है, मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं होमोसेक्सुअलिटी जो है वो गड़बड़ है। मगर अब उसमें हेटेरो में जो बात है वो आपको आगे समझ में आ जाती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है, मगर ये तब समझ में आएगी जब आपने पहले से इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नारीवाद पढ़ रखा है ना। इससे पहले आपने मान लीजिए कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ बातें जो नारीवादी आंदोलन चले हैं, उन वो क्या अधिकार मांगते हैं। आधुनिक युग में जब आप चौथी पीढ़ी के युग में जी रहे हैं तो आज अधिकार किस प्रकार की स्थिति में है, ये आपको जब धीरे धीरे पहले वो बातें पढ़ लोगे ना तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि ऐसे मामले क्यों उठते हैं और इस पर कौन सी विचारधारा है। लोग कहते हैं युदारवादी बहुत हावी हो गए, और कहाँ तक पहुँच गए आप सोच लीजिए, आपकी जेल में पहुँच गए। तो एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरा, आइडियलिस्टिक नहीं बने, यथार्थवादी बने। आइडियलिस्टिक का मतलब यह है कि कोई लोग क्या है कह देते हैं कड़ी मेहनत ईमानदारी से करो, वैसे है 5 घंटे, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, ऐसे मत बनिए। जब उठते हैं तब उठिए, तब सो रहे हैं तब सोइए।
मन लगता है तब पढ़िए, मन नहीं लग रहा है सो जाइए। एक ही है चीज, मैं आपको बता दूं, मन नहीं लग रहा है घूमिए मत, मन नहीं लग रहा है सो जाइए, मन लग रहा है पढ़िए। दिन में 12 घंटे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप 4 घंटे किताबों को दे रहे हैं और 12 घंटे सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप 1 घंटा भी किताबों को नहीं दे रहे हैं और 6 घंटे सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम ही है। इसलिए बाहर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए, पढ़िए, पढ़ के सो जाइए। अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, समझने की कोशिश करो, हर चीज में मजे लेने की कोशिश करो। हाँ ये बात बढ़िया है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो जाए, उसको जोड़ने की कोशिश करिए। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसी नजरिए से पढ़िए। हाल ही में आपको पता है राहुल गांधी जी वाला मैटर बड़ा चर्चा में है। ये इसको देखते हुए आप ध्यान रखें, देखिए क्या है, क्या वास्तव में जो आर्टिकल 102 है उसके आधार पर 103 में अयोग्यता का निर्णय जो होता है राष्ट्रपति ने, क्या वैसे किया है या सरकार ने यूं ही कर दिया। अयोग्यता का निर्णय यदि अयोग्य है कोई व्यक्ति, उसके अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ने किया या यूं ही लोकसभा अध्यक्ष, अखबार में लोकसभा अध्यक्ष ही लिख रहे हैं। क्या उनके पास ये पावर था, क्या ऐसा कर सकते थे? ऐसा क्या कारण था कि इंडियन पेनल कोड में जो मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम हाईएस्ट मानहानि की, तो विद्यार्थियों को 2 साल है और राहुल गांधी को 2 साल पूरी मिल गई। 11 महीने और 29 दिन भी नहीं मिली, और मिल जाती तो क्या होता, और नहीं मिली तो आपको उससे लेना देना नहीं है कि ये क्यों किया, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत, हमारा उससे मतलब नहीं है। वो पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारे को यह देखना है कि स्थिति क्या है, यदि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा राहुल गांधी ने क्या कह दिया, ये चीजें समझन की है। ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने? केवल यही तो कहा भाई जो ये भाग रहे हैं पैसे लेकर, इनके पीछे मोदी क्यों है? क्या इतना बड़ा अपराध हो गया? अब इसमें 2 नजरिए मत रखिए। एक ये कि कांग्रेस के बन के देखो, बीजेपी के हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम मान लीजिए और किसी पार्टी से जुड़े हुए, विचारधारा से जुड़े हुए, उससे मतलब नहीं। हमें तो ये देखना है कि ये फैसले में गहराई क्या है। क्या वास्तव में कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख पाई, या कांग्रेस अपनी बात नहीं कह पाई, या इस मामले में इतना त्वरित डिसीजन करना जरूरी था, आगे मौका मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें अपने हिसाब से इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। देखो राहुल गांधी का मैं एक बात कह रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हाल ही में घट रही है, रोज घट रही है, कोई एक दिन की बात नहीं, रोज नई बात आती है। रोज कोई ना कोई पॉलिटिकली इतनी महत्वपूर्ण बात होती है जिसको आप बहुत गहराई से पूरे दिन अच्छे से समझ सकते हैं। कभी भी पढ़ें तब ये ध्यान नहीं रखें कि परीक्षा में सवाल आ गया, ये ध्यान रखें कि मुझे ये पूरे मैटर की समझ है कि नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क्या है, कौन अयोग्यता, कैसे अयोग्यता का निर्णय होगा, ये उसमें प्रक्रिया है, वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आप लोक प्रतिनिधि अधिनियम को वापस, क्योंकि आज का हमारे पास में मोबाइल है, हम उस पर एक्ट की धारा देखें, ध्यान रखें, मैटर ओरिजिनल देखें। किसी का दिया हुआ बात मैं बता रहा हूं, आप नहीं, उसको ओरिजिनलिटी देखें कि वास्तव में इसमें क्या बात लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं बेयर एक्ट पढ़ो, मुझे कई बार पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट कहते हैं साहब बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। अरे भाई बेयर एक्ट नहीं है जरूरी। बेयर एक्ट आपके पास में केवल और केवल वेरीफाइड मैटर के लिए आप काम लीजिए, केवल देख सकते हैं। मान लीजिए कि पढ़ने लायक वो किताब थोड़ी है, वो तो सेक्शन है। आपको यदि 103 देखना है सेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें लैंग्वेज ही है, और वो अच्छी किताबें भी लैंग्वेज वैसी लिखती है। ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने क्या कर दिया है, गलत लोगों को और गलत किताबों का सिलेक्शन कर दिया। अच्छी किताबें डीडी बसु आप पढ़िए, शानदार तरीके से समझाया हुआ। और मैं कहता हूं इंडियन पॉलिटी में आप डीडी बसु पढ़िए, डीडी बसु और सुभाष कश्यप के सिवाय कुछ नहीं पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। बड़ा शानदार तरीके से लिखिए।
बेयर एक्ट लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आदमी एक लॉयर है, उस हिसाब से उसने लिखी है, उस बात को अपन समझ है उसके अंदर। तो कई तो यूं ही लिख दी अपने वो कहते हैं ना प्रमोशन लेना, इसलिए लिखी, कई एपीआई के चक्कर में लिख दी, कई पैसों के चक्कर में लिख दी, और दिमाग ऊपर से गोल है, मतलब ही नहीं है उनका कोई। तो ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अगला, कभी भी विद्यार्थियों जिंदगी के अंदर एक बात बहुत महत्वपूर्ण रखिए, यथार्थवादी होने के साथ साथ एक बात मैं आपसे कहूंगा, कभी भी अहंकारी मत बनिए, कभी भी अहंकारी मत बनिए। जिंदगी में आप होशियार हैं जरूरी नहीं है, आपसे बहुत सारे लोग होशियार हैं, बस बात यह है कोई न कोई रीजन या परिस्थितियां थी कि वो पीछे रह गए, और कोई कारण नहीं है। कोई होशियार और कमजोर कुछ नहीं होता है, परिस्थितियां आदमी को मोड़ देती है और वो मुड़ जाता है। बस उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, कुछ लोग होते हैं जिन पर परिस्थितियां हावी हो जाती है क्योंकि बहुत खतरनाक होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां बढ़िया होती है इसलिए वो बन जाते हैं, और कुछ लोग परिस्थितियां बढ़िया होते हुए भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, नहीं बन पाते, वो कारण अलग है। इसलिए कभी भी नौकरी से और सिलेक्शन से आदमी के अंदर ईगो नहीं, आदमी में सम्मान आना चाहिए, और ये बात अपने दूसरे साथियों को, दोस्तों को भी समझानी चाहिए। और मैं एक ही बात कहता हूं, ईगोइस्ट आदमी से दूर रहिए। आपको लगता है कि आदमी ईगोइस्ट है, आत्म प्रशंसक है, अपनी ही प्रशंसा करता है, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, उससे आप दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाएगी, कायदा है, इसलिए बहुत जरूरी। दूसरा, अपना टारगेट 100% आपके टारगेट से ऊपर रखें। शिकारी कैसे शिकार करता है वो तरी सिद्धांत आपके पास होना चाहिए। सामने यदि शिकार है और शिकारी जब तीर मारता है तो आपको पता निशाना कहां पर लगाता है, निशाना ठीक ऊपर लगाता है, शिकार के ठीक ऊपर लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके पता है कि तीर यहां से दूरी जो है बीच की, वो दूरी को जानता है, अपनी औकात को जानता है, अपनी जोर को जानता है, और उसको पता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तीर यहां से ऊपर की तरफ चलेगा तो कितना नीचे आएगा, वहां इतनी दूरी तक कितना नीचे आएगा, और जितना वो नीचे आएगा वो उसको अच्छी तरीके से अनुमान होता है, इसलिए वो निशाना ठीक शिकार के ऊपर लगाता है ताकि तीर निशाने पर लगे। इसलिए आप अपना टारगेट ऊपर रखिए। मुझे कई लोग कहते हैं साहब कॉलेज लेक्चर की तैयारी करूं कि स्कूल लेक्चर की करूं? कॉलेज लेक्चर करूंगा तो स्कूल लेक्चर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मैं आपको एक ही बात कहता हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं आप, और जो पढ़ रहे हैं उसको क्या यूपीएससी का एग्जाम दो ना। और आप यदि कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका तो 40% हिस्सा ही तो स्कूल लेक्चर है, और वो उसी में ही आ जाता है। अलग से क्या पढ़ना है, अलग से क्या लेना है? कई लोग नेट का कोर्स अलग बेचते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग बेचते हैं, जबकि सिलेबस वो का हुआ है, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें डाल दीजिए, उसका अलग किसे कह दीजिए भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हो, इसकी फीस ये लीजिए, और नहीं देना चाहिए। जैसे मैं तो नहीं देता, मेरा क्लियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट असिस्ट सबका एक है। और पूरे मैंने एक ये भी टारगेट बनाया, देखा है अच्छी तरीके से, तो जैसे यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हिमाचल है, हरियाणा है, इनका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस लगभग नेट जैसा है, कुछ चीजें अलग है, 2-4 1-2 टॉपिक, तो मैंने उसमें सब टॉपिक एक साथ डाल दिए और स्टूडेंट को कह दिया कि वेस्टर्न थॉट को तो पूरा पढ़ना ही है, भले ही आपके सिलेबस में है कि नहीं है वो तो देखना ही है। इंडियन थिंकर में जो थिंकर आपके सिलेबस में नहीं है और कोर्स में है उसको मत पढ़िए। वो मैंने दूसरे, क्योंकि दूसरी जगह क्यों लड़का दो बार फीस दे? पढ़ाने वाले आप वही हैं, आपका वही, आप मैं वही वीडियो तो दूसरी जगह पेस्ट कर रहा हूं, नया करके क्यों करूं? एक ही जगह ले ले, वो अपने हिसाब से पढ़े। इसलिए एक बात ये, आप कोर्स देखोगे आपका पॉलिटिकल पॉइंट पर जाकर तो आपको पता चल जाएगा उसमें कैसा मैटर है। आराम से देखिए, बहुत सारे मैंने कंटेंट फ्री रखे हैं
और कंटेंट फ्री रखने का कारण है कि स्टूडेंट कोर्स लेने से पहले अपने आप को ये देख ले कि यहाँ पर इतना दम है। धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है लोग एक वीडियो खुला रखते हैं, 2 रखते हैं जो अपना टॉपिक बढ़िया है, बाकी धूल खाते हैं। अंदर जो होता है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं, मुझे कहते हैं साहब धोखा हो गया। मैं कहता हूँ जो आप तुम जानो तुम्हारा, देखो जो काम मेरा नहीं, इस मामले में मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं नुकसान ले लूंगा, इसलिए मैं तो इन चीज़ों में कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हारी मर्जी है, जो देखिए मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मेरे से रिलेटेड है, आप मुझे कह सकते हैं साहब ये बात बहुत जरूरी है। अब कुछ आप अच्छी तरीके से जानते हैं लोग कैसे बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, उसकी बात मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे एक ये कभी जो बात कहते हैं, ये कहते हैं साहब उन्होंने मुझे ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, तब मुझे एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, हबीब जालिब का नाम आपने सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सरकार के विरुद्ध बोलने की उनकी ज़बरदस्त कैपेसिटी थी। जेल जाना पड़ा कई बार, मगर वो बोलते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत मैंने सुनी है तकरीर तेरी मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। जो उपदेश दे रहे हैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, तुम इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, इतने लंबे लंबे कोर्स चला रहे हैं, लोग अभी भी वैसे ही स्थितियों में रो रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, आप 10 दिन तक की जारी नहीं कर पाते हो, अपनी की में 3 बार संशोधन कर लेते हो। तो फिर मैं यही कहूँगा कि बहुत मैंने सुनी है तेरी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक तकदीर मेरी तकदीर मौलाना। खुद शबर की तकलीफ अपने पास ही रखें, ये लगती है मेरे सीने पर बनकर तीर मौलाना। मैं नहीं बोल सकता झूठ इस दर्जा ठेठाई से, मैं इस तरीके से तो झूठ नहीं बोल सकता, मैं बोल नहीं सकता झूठ इस दर्जा ठेठाई से। यही है जुर्म मेरा, यही तकशीर मौलाना। बस मैं वो आइडियलिस्टिक वैसी बातें नहीं कर सकता, भले इसका कोई माने कुछ न माने, उससे मुझे मतलब नहीं। अब बात रही स्कूल लेक्चर के सिलेबस की और कुछ बातें जो हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है जीवन में, मगर किसी से दिल तो कोई दिल से नहीं मिलता। हर किसी को सब कुछ मुमकिन हो ये जरूरी नहीं है, मगर सही रास्ता दिखाया जाए तो उस रास्ते पर चला जाए तो जरूरी है कि संभावनाएं बढ़ जाती है। हम नज़दीक चले जाते हैं और सही रास्ते पर हैं तो उसमें हम 100% सफलता के नज़दीक जा रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो जो स्कूल लेक्चर का सिलेबस है, मैं आपको स्कूल लेक्चर की बात कर रहा हूं, उस सिलेबस की कुछ खास बात है। आप उस सिलेबस को विद्यार्थियों 5 हिस्सों में बांट दीजिए, पहले से तय कर लीजिए कि हमें ये 5 हिस्से पढ़ने हैं। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखें, आप सिलेबस को एक बार नहीं 10 बार पढ़ें। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आरपीएससी का ये सिलेबस आप निकालिए और निकालने के बाद आप उसे एक बार नहीं 10 बार देखें और अंडरलाइन करें हर टॉपिक पर। कोई भी किताब लेने से पहले, कोर्स लेने से पहले, देखने से पहले कुछ नहीं करना, उसको देखिए। ये बहुत जरूरी बात है जो लोग नहीं पढ़ते। मुझे पता है लोग परीक्षा देके आ जाते हैं, सिलेबस नहीं पता होता। वास्तविकता है, आप दिल पर हाथ रख के खुद सोच लीजिए, जो एग्जाम देके आए हैं, आपको सिलेबस नहीं पता, आप परीक्षा देने चले गए, गड़बड़ कितनी है आप सोच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से देखें। दूसरा, इस सिलेबस को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यूजी, पीजी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल में। आप इस लेवल को भूल जाओ। एक बात, लेवल आपको नहीं देखना है, क्योंकि पेपर जो बनता है वो लेवल से नहीं बनता। पेपर लगभग इक्वली होता है सब, मतलब आपका हर टॉपिक है वो बहुत गहराई से और बहुत ढंग से तैयार होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में ये तो है नहीं कि भी आपको जो फॉरेन पॉलिसी का पूछेंगे वो आपका सीनियर सेकेंडरी का ही पूछेंगे। हाँ,
ये जरूर बात है कि यूजी की जो क्लासेज जो आपके सीनियर सेकेंडरी की जो किताबें हैं, कौन सी, एनसीईआरटी, ये बात 100% ध्यान रखें। ट्वेल्थ की आप एनसीईआरटी, ये आप 100% एक टॉपिक उसमें टॉपिक देखिए और फिर उसमें फैक्ट है उसको वेरीफाइड करते हुए, उसको ठीक मानते हुए आप पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सफलता का मानक तय कर देगी। इसको आप जरूर देखिए, पढ़िए, वैसे मत पढ़िए जैसे आप बाकी किताबें पढ़ रहे हैं। सीनियर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना थोड़ा सा इसका अलग तरीका है, मैं आगे वीडियो डालूंगा इस पर कैसे पढ़ा जाता है। मगर जैसे आप मंडल कमीशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसमें यदि एनसीईआरटी में एक पेज ब्लू करके उसमें दे रखा है मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन को फिर एक एक बात को, बहुत एक एक चीज को, एक एक शब्द को बहुत गहराई से, और उसमें यदि कोई मान लीजिए उससे जुड़ती हुई बात है जो उसमें नहीं है तो उसको आप देखिए। मैं आपको 100% कहता हूं, आप अपना 50% काम कर लोगे। इसके साथ जो राजस्थान बोर्ड की किताबें ज़्यादा बढ़िया नहीं आई अभी इस बार जो हैं, मुझे नहीं लगता है उस किताबों में ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल है, मगर वो किताबें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत है, फैक्ट डाल रखे हैं। जैसे 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, मेरे पास आया लड़का, वो कह रहा है साहब हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब चल रही है या पॉलिटिकल की, उसके अंदर सरकारी आयोग की रिपोर्ट जो दी गई वो 87 बता रही है और आरपीएससी 88 मान रही है, जबकि 88 है, सही बात है, जनवरी 88 में सरकारी आयोग ने रिपोर्ट दी। अब वो बातें जो है, कई बातें हो सकता है मगर एनसीईआरटी में नहीं। दूसरी बात, सीनियर सेकेंडरी की किताबों को आप आधार बनाकर चैलेंज कर सकते हैं, वो चैलेंज करने के लायक किताबें, वैलिड किताबें जिसको मानते हैं, क्यों मानना पड़ता है, सीधी सी बात है। आपकी सरकार की किताबें आप ही नहीं मानोगे, कौन मानेगा, ठीक बात है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको सीनियर सेकेंडरी, हाँ, हर टॉपिक को पढ़ना आपको पीजी लेवल से ही पढ़िए, ये बात ध्यान रखें। एक तो विद्यार्थियों इसमें सिलेबस में आपका टॉपिक है जो है थिंकर, मैं हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि कई लोग, मुझे एक फोन आया कल परसों, मुझे कह रहे थे साहब जो सिलेबस है उसका आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमें दीजिए। तो मुझे तो लगा कि देना चाहिए एक बार, फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर बनेगा बंदा तो इतना तो उसको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका आपको अर्थ नहीं आए, और इतना तो आपको अर्थ आने ही आने चाहिए, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें शब्दावली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है या कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, उनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा क्योंकि वैलिड इंग्लिश है। हाँ, अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी बढ़िया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ शब्द तो सीधी सी बात है जिसका एक अर्थ ही अपने आप में तय है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें थिंकर है और थिंकर में पहला टॉपिक ये सबसे पहले पढ़ना है। इसमें 2 प्रकार के थिंकर है, एक है पश्चिमी थिंकर और एक है विद्यार्थियों इंडियन, भारतीय कह दूं, पूर्वी थिंकर नहीं लिख के इसको मैं इंडियन के, पूर्वी तो मैं यदि कन्फ्यूशियस वगैरह होते तो लिखता, मगर पश्चिमी थिंकर, भारतीय थिंकर। एक तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया। दूसरा है सिद्धांत, राजनीति विज्ञान का दूसरा जो टॉपिक है, इसको ऐसे बांट दीजिए, जो मैं आपको सिलेबस कह रहा हूं ये सिलेबस आप समझिए, थ्योरी का है। और थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, एक तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यह है। और इसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, सिद्धांतों के अंदर आपको ध्यान में रखना है, दूसरी बात अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स। इसमें 5 कॉन्सेप्ट है आपके, 6 कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से। एक तो है कॉन्सेप्ट में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो 5 कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, बस इतना ही ध्यान रखना। इसलिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति,
इसमें थियरी का पार्ट अलग है और इसमें प्रैक्टिकल पार्ट अलग है। इसको भी आप दो बांट दीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थियरी को अलग कर दीजिए और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए। उसके बाद इंडियन सॉरी इंटरनेशनल, इंडियन लास्ट में करूंगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें भी थियरी अलग कर दीजिए और प्रैक्टिकल अलग कर दीजिए और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अलग कर दीजिए बस। और एक और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन। और अगला टॉपिक है जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बस इतना ही सिलेबस है। अब देखो पढ़ा कैसे जाए, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं। विद्यार्थियों, पश्चिमी थॉट के अंदर ग्रीक थॉट से आपका थॉट शुरू होता है और ग्रीक से लगाकर मॉडर्न थॉट तक यानी कार्ल मार्क्स तक आपको कंटिन्यू पढ़ना है, जिसमें आपके यूनानी विचारकों में एरिस्टोटल और प्लेटो है, मगर आपको सोक्रेट पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले का थॉट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा प्री थॉट भी पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न थॉट में यूनानी थॉट के बाद आप चलते हैं तो रोमन काल आपको पढ़ना पड़ेगा, मध्यकाल अंधकाल आपके सिलेबस में नहीं है मगर पढ़ना पड़ेगा। नहीं है कोई बात नहीं, यहां से यहां तक आपको पूरा पढ़ना है, कंप्लीट। ध्यान रखें, भले ही वो टॉपिक है कि नहीं है, पूरा पढ़ना है। एक्विनस नहीं है, एक्विनस देखना है क्योंकि मध्यकालीन अरस्तु है। सेंट अगस्टाइन पढ़ना है, ग्रेगरी सप्तम पढ़ना है, मार्सिलियो डी पेडुआ पढ़ना है, 100% काम आएगी। क्योंकि आप आगे धर्मनिरपेक्षीकरण पढ़ोगे तो सीधी सी बात है मार्सिलियो डी पेडुआ बीच में आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने क्या किया, ग्रीक थॉट के बाद सीधा वो मैकियावेली पे आए, आधुनिक काल में आ गए आपके सिलेबस में। और मैकियावेली के बाद उन्होंने सामाजिक समझौतावादी विचारक जो उदारवादी हैं, उसके बाद उपयोगितावादी विचारक, उसके बाद वे सीधे आदर्शवाद को उन्होंने छोड़ दिया। मगर आपको पढ़ना है क्योंकि जब आप हीगल अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप कार्ल मार्क्स कैसे पढ़ोगे। तो वो थॉट आपको बीच में पढ़ना है और फिर लास्ट में कार्ल मार्क्स पढ़ना है। इसके लिए विद्यार्थियों एक किताब मैं आपसे सजेस्ट कर, ओनली वन। मैं यहाँ किताबें देखनी है तो एक मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, उसमें देखिए। मैं यहाँ केवल वन किताब बताऊंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं, यदि कह रहा हूं एक किताब तो बताना ही एक किताब चाहिए। यदि किताबें और देखनी है, नहीं मिलती है दूसरी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लाएं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक किताब आती है विद्यार्थियों पीडी शर्मा की, आप ये किताब ले आए और इसी किताब को बार बार यही देखें। राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं, हमारे हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़िए, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। बस इसे बहुत। हाँ, इसके सिवाय भी मैं कॉलेज लेक्चर के लिए मैंने जैसे कई लोगों को कहा आप रामास्वामी के लिए आइए, वो भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लाने में कोई बात नहीं। मगर यहाँ आराम से मिल जाए ऐसी किताब, वो किताब ही है। सुब्रतो मुखर्जी और रामास्वामी की किताब आती है, वेस्टर्न थॉट, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रकाशन है, वो किताब भी बढ़िया है, ला सकते हैं। एक मलफर्ड सिबली की किताब का ट्रांसलेशन है पीडी शर्मा द्वारा, वो पढ़ सकते हैं। बीएल फड़िया भी गड़बड़ है, पिछली बार मैंने देखा है, इसलिए ये थोड़ी सी आप दूर रहिए इनसे, ये मत पढ़िए, ये मेरा कहना आप इतना मान लीजिए। वो मत पढ़िए, पासबुक है तो पढ़नी ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इंडियन थिंकर। इंडियन थिंकर में किताब आती है एक विद्यार्थियों वीपी वर्मा की, आप ला सकते हैं। 5 ही थिंकर है, इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा ये किताब लाने को, मैं तो कहता हूं इस किताब को आप कम कर लें तो और बढ़िया बेनिफिट है। क्योंकि यदि आप ऐप से हैं तो किसी की किताब लाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने जो मैटर दिया उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप देख लें, ट्राई कर लें, आप प्लेटो वीपी वर्मा से पढ़ लें, सुब्रतो मुखर्जी से पढ़ लें, और किसी से पढ़ लें, फिर मेरा प्लेटो देख लें, अरविंद मैंने पढ़ाया वो देख लें, अरविंद और कहीं पढ़ लें। जो कि जितनी मैंने जो पढ़ाया है उसमें विद फिलोसॉफिकल थॉट क्या है
वो मैंने उठा के कोशिश किया, फैक्ट पे नहीं गया हूँ सीधा कि सीधी फैक्ट पे जाके प्लेटो का न्याय सिद्धांत नहीं, क्योंकि सवाल नहीं बनते ना आजकल, कौन पूछ रहा है? सवाल तो पूछते हैं उसके प्रत्यय सिद्धांत से, उनके गुपात सिद्धांत से, वहां से पूछते हैं, उनकी जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा प्रॉब्लम्स है उनसे पूछते हैं, बीइंग एंड बी कमिंग की प्रॉब्लम क्या है ये पूछते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सवालों के तरीके बदले हैं, तो हमें तरीके के साथ हमें बदलना होगा, है ना। तो देख सकते हैं, ये ला सकते हैं, ये बड़ी किताब है, इसमें कौटिल्य नहीं आएगा क्योंकि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है, मगर इसमें आपके पास में जो थिंकर है वो केवल 6 थिंकर है, थिंकर ही ज्यादा नहीं है। एक तो कौटिल्य है, एक गांधी है जो आराम से देख लीजिए, अरविंदो है, नेहरू है, अंबेडकर है और लोहिया है, बस यही पढ़ना और नहीं पढ़ने। इंडियन थिंकर में दूसरे थिंकर नहीं है तो नहीं पढ़ने, मगर जो पढ़ें उसको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ें। बस सिंपल सा आप नोट्स बना लीजिए, सिंपल सा, और बस उस कॉपी में इंडियन थिंकर के तय कर लीजिए, कोई भी अपडेट है बात करते रहिए और लिखते रहिए, बात खत्म। ऐसे मैं टाइप किए हुए नोट्स दे रहा हूँ, आगे कैसे पढ़े जाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वैसे आप उस नोट्स को यदि मेरे वाले रखते हैं तो कोई और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, भले कहीं से देख लेना। क्योंकि मैं ऐसा दायरी पेपर देख के पढ़ा हूँ, मैं तो कभी, मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ और मुझे पता है एक लेवल क्या है सामने वाले का, औकात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कोई पेपर बनाने वाला कितना जा सकता है। ठीक है, अगला सिद्धांत। सिद्धांत में देखो विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट और थियरी दोनों एक जगह मिल जाएगी। इसके लिए एक तो किताब में आपसे कहा है मैंने कई बार कि एसपी वर्मा की किताब है, एसएल वर्मा की, श्यामलाल वर्मा की एक किताब है एसएल वर्मा की, बहुत अच्छी किताब आती है और राजस्थान की है। और ये लोग अभी मेरे सजेस्ट करने के बाद में लोग करने लगे हैं, बाकी तो पहले तो देखा ही नहीं। ये देख सकते हो, इसके साथ आप नहीं लाएं तो कोई बात नहीं, और लाए यदि नहीं मिले तो एक गाबा पढ़ लें, ये जरूर। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। 5 ही कॉन्सेप्ट है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डेवलपमेंट हट गया, सिटीजनशिप है वो भी हटाया हुआ, सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता, और उपयोगिता के बाद में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के साथ में खास तौर से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जो अपने को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, राजनीतिक सिद्धांत और सिद्धांत के पतन और पतन के बाद में पुनरुत्थान। तो ये व्यवहारवादी पतन है और पतन के बाद में पुनरुत्थान, उत्तर व्यवहारवाद की बात है, जो अपन ऐसे पढ़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, सही बात ये। उसके बाद आता कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक तो है थियरी। थियरी में 4 मतलब खास तौर से कॉन्सेप्ट हैं या थियरीज हैं जो पढ़नी होती है। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेविड स्टर्न का है, ये पढ़ना स्टार्ट में बहुत जरूरी है। 1953 की एक किताब है डेविड स्टर्न की, उसके आधार पर है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच, जो इसका ही अगला रूप है। इसमें त्रुटियों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कल्चर, बस। और कुछ नहीं। दूसरा, इसके लिए मुझे जो बढ़िया लगी वो सीबी गैना है। छोटी किताब आती है सीबी गैना, बड़ी वाली मत लाना है ना, बड़ी वाली नहीं लाना। जो मैं कह रहा हूं वो सुनना। अभी ऐसा नहीं है सीबी गैना की इतनी बड़ी सी किताब आती है, एक तुलनात्मक राजनीति, वो कहीं पड़ी होगी मेरे पास, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं, वो मत लाना है ना, ये पड़ी मेरे पास। तो ये लाने की जरूरत नहीं है। छोटी किताब आती है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके छोटी सी किताब आती है, उस किताब में ये सब है, बस वही सिलेक्शन देख लें और कुछ नहीं। उसमें थोड़ा सा सामाजिकरण भी देख लेना, क्योंकि आपको पता सामाजिकरण
इनके साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के साथ में बात आ जाती है, वो देख लेना थोड़ा सा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी वो डेमोक्रेसी के साथ एलिट्स वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं, आपके पास में केवल 4 देशों के संविधान है, उसके बारे में पहले क्या होता था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी जैसे लिखा होता था, तो पता नहीं रहता था क्या है। अभी उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई 4 देशों के ही संविधान है, एक यूके, यूएसए, यूएसई है, यूएसए तो अपन लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स नाम है उनका जो अमेरिका का है, तीसरी फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ये तो है आपको सिलेबस, ये मेरे कहने से पढ़ लेना, थोड़ा सा चाइना वाला थोड़ा देख लेना, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके लिए भले ही आप बढ़िया ले आओ, कोई किताब जो बीए लेवल पर चल रही है उसको पढ़ लो, सफिशिएंट है, मैं गारंटी देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सुब्रतो मुखर्जी की भी आती है, बड़ी किताबें भी आ जाएगी, मगर अब मुझे जो बढ़िया लग रही है वो एक प्रमुख देशों का संविधान करके आती है, वो लाओ। भले तुलनात्मक राजनीति आजकल चलती है, हमारे राजस्थान में हर यूनिवर्सिटी में लगभग चलती है, वो ले आओ, कोई भी ले आना, बस उसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना। हाँ, थोड़ी सी उसके प्रति जो समझ है वो चेंज जरूर कर लेना, जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान में बहुत कुछ चेंजेज है तो वो देख लेना, ऐसा नहीं पुरानी हो तो गड़बड़ कर जाए ना, बाकी कोई है नहीं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। तो हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा हो गया, इसके सिवाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और कुछ भी नहीं है। अब रही बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी जैसी तो कोई बात है नहीं, अप्रोचेज है कुछ सिंपल सी, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, खेल सिद्धांत वगैरह ये चीजें हैं, तो व्यवस्था सिद्धांत है कैपलन का, क्योंकि अभी वो इतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक न्यू सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का ही एक अलग पार्टी है इसके साथ ही, और क्या है, तो वो थोड़ी सी आप देख लेना, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय शक्ति है, इनसे रिलेटेड कुछ सिद्धांत है, सेलेक्टिव, और कोई गलत नहीं होता इसमें, यदि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा ऊपरी तौर से तो फिक्स है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता, ठीक है। कुछ जो मॉडर्न स्टडी हैं उनको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, जैसे थर्ड वर्ल्ड की स्टडी है, या मान लीजिए सुपर पावर के स्टडी है, सुपर पावर ही 5 कंट्री जो है, उसमें भी अलग अलग देशों का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है, तो वो आपको देखना होगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ऑर्गेनाइजेशन में 5, एक तो यूएनओ है ही, आसियान है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन है, और कुछ नहीं। ये आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा इनके बारे में, कोई फॉरेन पॉलिसी की कोई किताब लाओगे जनरली पुष्पेश पंत के ले आना, एक ही कहूंगा मैं, पुष्पेश पंत वो ले आओ, और पुष्पेश पंत की किताबों के अंदर आप देख लेना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ फैक्ट क्या है, आप ऑनलाइन उसको अपडेट कर दीजिए, सम्मेलन है वगैरह है, फैसला है, कुछ हुआ है उसके बारे में, तो आप उसको अपडेट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप कोल्ड वार और आफ्टर कोल्ड वार के बाद की राजनीति जितनी भी है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, खासतौर से जो कोल्ड वार से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक करके देखनी चाहिए, बहुत गहराई से हर चीज को, जहां भी इंटरफेयर हुआ है वो बहुत, ये इस मामले में पुष्पेश पंत बढ़िया लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो देख सकते हैं ना, आजकल नए उसके प्रकाशन आने लगे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अब ये किताबें भी इसके ऊपर बहुत लिखी गई है, बहुत सारी स्टडी भी है, मगर मैं ये कहूंगा कि पुष्पेश पंत आप पढ़ लें, क्योंकि मैं 2-3 किताबें बताऊंगा तो आप कहोगे इतनी देर तो कह रहे थे एक किताब पढ़ना, अभी आप 4 किताब बता रहे हो। पुष्पेश पंत के बाद में फॉरेन पॉलिसी को आप अपने मोबाइल से या जहां भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप अपडेट करते रहें, और ये सबसे लास्ट में पढ़े, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आप प्रैक्टिकली पढ़ लोगे तब फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्रियों को आप देख लोगे ना, एक एक करके पढ़ लेंगे उसकी प्रैक्टिकल बात, तो उसके आपके उन प्रधानमंत्रियों की और उस काल की सरकार की फॉरेन पॉलिसी
आराम से। मैं प्रधानमंत्री नाम इसलिए ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री ही विदेश नीति का मूल निर्धारक होता है, तो फिर वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से फॉरेन पॉलिसी में हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध और दुनिया की ताकतें जो है, सुपर पावर्स है, उनके साथ जो रिलेशंस है उसको बहुत अच्छे से देखना है। बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक ही किताब काफी है पुष्पेश पंत की, मेरा ये मानना है। कोई प्रॉब्लम 4 टॉपिक में है नहीं, यहाँ एकदम सिंपल सी चीजें हैं। बस एक बात ध्यान रखना, हर बात को समझना बहुत जरूरी है। न्याय का अर्थ ही नहीं आ रहा है, न्याय पूरा पढ़ लिया। अधिकार का अर्थ ही नहीं आ रहा है, अधिकार पूरा पढ़ लिया, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें पहले देखिए, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ने हैं, फिर आपको ये पढ़ने हैं, फिर ये पढ़ना है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये आप पढ़े तब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका वगैरह, संघात्मक, अध्यक्षात्मक सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जैसे आपको पता है एकात्मक है, ये संघात्मक है, ये अर्ध संघात्मक है, आपको टेलर मेड बोलते हैं, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को स्विट्जरलैंड का डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये इसलिए रखें, ये समझ के लिए रखें ताकि इनमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा ये कम्युनिस्ट है तो यहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं इसके भी आपको पढ़ने को कह रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ ठीक है, कौन सा सही नहीं है, ये पता चल जाएगा। अब बात रही आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरी बात है वो बताऊंगा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब मेरी बात कुछ समझना पड़ेगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में आपको विद्यार्थियों ईस्ट इंडिया कंपनी के काल से लगाकर 1950 तक का पूरा घटनाक्रम अच्छी तरीके से देख लेना। खास तौर से इसमें जैसे जैसे आप नजदीक पहुंच रहे होते हैं वैसे वैसे गहराई ज्यादा देखना। जैसे 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, ये आपको देखना है। और इसमें संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की समितियां, उसकी प्रैक्टिकल जो ग्राउंड है वो बहुत बढ़िया से आप देख लेना। आपकी समझ बढ़िया बढ़ेगी, आपका आगे की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि है क्या, ठीक है, क्योंकि समझ उससे बनती है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की एकदम आपको जानकारी, हर आर्टिकल की, रटना कुछ नहीं है। आप यदि समझेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी। बेयर एक्ट आप इसमें यूज करते हैं तो पास में रखिए, वो पढ़ने की किताब नहीं है। बेयर एक्ट है ना, वेरीफाइड करने की किताब है। उससे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि हाँ ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसके लिए एक ही किताब डी बसु की किताब ले आना, बढ़िया किताब आती है। मेरे ख्याल से उसका कोई जवाब नहीं है, और उससे बाद मैंने नहीं देखे कोई जनरली। कोई यदि प्रैक्टिकली बात आती है तो प्रैक्टिकली तो आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस आपको कुछ चीजें हैं जो गप्पे हैं, वो तो ऐसे ही आपको ध्यान रखनी पड़ती है। वो तो आपके जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बातें पढ़ोगे, जो जो याद होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी पूरी पढ़नी है, राइट्स तक तो पढ़ना ही है। आपको पता है भाग 5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें भाग 1 है, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक तो 5वें में आपके 4 के बाद में 5वें में आप आएंगे तब यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। स्टेट में खासतौर से टारगेट राजस्थान को बढ़िया रखना है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ही आपके सिलेबस में है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन दोनों ध्यान रखने हैं, और जिसमें पंचायती राज खासतौर से हमारे वाला बढ़िया ध्यान रखना है, क्योंकि लोकल में लोकल ध्यान रखना है। ये है आपकी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इससे पहले के पार्ट और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक बात को ध्यान रखिए। बाकी चीजें जो है सिलेबस टॉपिक को छोड़कर उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि मिलता जुलती बात कहीं से पूछ लेगा। जैसे पूर्वोत्तर स्टेट की पॉलिटिक्स है,
राज्यों के विशेष प्रावधान हैं, जो 11 राज्यों में विशेष प्रावधान कर रखे हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे 370 है, उसके बारे में भी, जो अभी 370 आपको पता ही है स्थिति जो है, मगर इसकी जानकारी होना तो जरूरी, पहले क्या था, कैसे हटाया गया, अभी लॉ क्या है, कैसे यूटी बनाया गया, कैसे बनाते, ये चीज़ें आप हर आर्टिकल के साथ देखते रहेंगे तो मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूर्वोत्तर में जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है ना, इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, उनके साथ थ्योरी में थोड़ा ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में सिलेबस बड़ा ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं करता है, 2-3 चीज़ों की बात करता है। एक तो बात करता है इलेक्शन की, दूसरा करता है पार्टिसिपेशन की, सहभागिता की, और फिर बात करता है पॉलिटिकल पार्टीज की, रिलीजन्स की, प्रेशर ग्रुप्स की, सिविल सोसाइटी की, ये बातें इस पे है। जाति है, धर्म है, दल है, सामाजिक नव सामाजिक आंदोलन है, न्यू सोशल मूवमेंट, इसकी प्रैक्टिस। और मगर इसके सिवाय आपको ध्यान रखना है, ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ये पॉलिटिक्स है, इसकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आपको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनता है, चुनाव होता है, मगर इसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उसके रूल है, लॉ है, ये बहुत जरूरी है, आज के युग में जरूरी है। केवल चुनाव नहीं, आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी पता होना चाहिए, 91 क्या है, 92 क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कानून क्या है, नियम क्या। मैंने क्लासें अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तक की किताबें, आज ये यहाँ तक मेरी क्लासेज आ रखी है। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चेंज होती है तो उसके बाद मैं क्लासें ले रहा हूँ, तब आपको पता चल जाएगी कि कैसे। बाकी यहाँ तक कि आप क्लासेज बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की भी मैंने क्लास डाल रखी है कई, जैसे जेपी आंदोलन पढ़ाया मैंने, तब 1-2 घंटे की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की क्लास डाली 2 साल की। 75 और 76 की जो इंडियन पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकल स्थिति रही वो है। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कैसे पढ़ी जाती है ये आप देख सकते हैं। ऐसे में आपसे एक ही बात कहूँगा, एक किताब से ज़्यादा, इसमें डीडी बसु का है और ज़्यादा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कोई भी ऐसे ही देखते रहते हैं, आसपास में पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूल वगैरह के लिए सुभाष कश्यप देख सकते हैं। ज़्यादा झमेलों में मत फंसिए, मैं यही बात आपसे कहता हूँ। झमेलों में नहीं फंसोगे आप बढ़िया हो जाओगे। बस जितना आपके पास सेलेक्टिव मैटर होगा, जितनी भीड़ कम होगी उतना, क्योंकि आज पहुँच बढ़ गई है। हम हर किसी के नोट्स निकाल देते हैं, हर किसी लिखा कुछ नहीं अंदर, कईयों ने कचरा भर रखा है, कईयों ने गलत लिख रखा है, पता ही नहीं है लेवल का आदमी का कुछ नहीं है। ऐसे मत करिए, ये बहुत जरूरी बात है। आप इन कोर्सेज को बढ़िया से देखना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बढ़िया, फैसला आपको करना है, देखने के बाद करोगे। और जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो आप जोड़ें, और भी मैं तो कहता हूं यदि आपको अच्छा लगता है तो आप भी कोर्स में लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमारे लिए तो स्टार प्रचारक आप हैं। मेरे लिए कोई कंपनी मिनिस्टर या कोई बड़ा आदमी तो है नहीं जो ऊपर आशीर्वाद दे दे और काम हो जाए, है ना। बस ये है कि मैं तो चाह रहा हूँ क्वालिटी है तो आप जुड़िए, और अच्छा लगता है तो और भी को कहिए, क्योंकि ये तो सरस्वती का मैटर है, प्रसाद है, जितना तक पहुंचेगा उतना फायदा है ना। और फीस जो रखी है आपको अच्छी तरीके से पता है। मैंने कॉलेज लेक्चर केवल 6000 फीस रखी, पहले 9000 की थी, 100 स्टूडेंट तक, 100 हो गए, मैंने कम, फिर उसको 9000 किया। स्टूडेंट के फ़ोन आने लगे, मुझे कहते सर ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हमारा क्या गलती है, हम तो लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठोको, सबके लिए 9 परमानेंट कर दी 6, स्कूल लेक्चर के लिए परमानेंट कर दी 4, नहीं बढ़ाऊंगा, ना कम करूंगा, कोई ऑफर नहीं, कभी नहीं, ना होली, ना दीपावली, ना जन्मदिन, कुछ नहीं। ये जो लोग दुकानदारी के लिए जो करते हैं ना, होली, दीपावली, वो त्यौहार, वैसा त्यौहार, वो वैसे, ठीक है होता होगा बढ़िया, मेरे लिए क्या मतलब, मैं तो सीधी सी बात है, बढ़िया है तो ले लो और नहीं है तो मत लो। और यदि मैं आपको बिना पैसे भी दे दूँ, यदि 1000 रुपये में दे दूंगा ऑफर दे के, पढ़ोगे नहीं तो क्या काम का है वो, कोई लेके तो बैठने से कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ वही जुड़ो जो पढ़ सकते हो। बाकी दूसरे से मेरी क्लासेज में वीडियो ज़्यादा होंगे, लोग तो 300 क्लासेज में कोर्स पूरा करा देते हैं,
150 क्लास में पूरा करवा देते हैं, 40-45 घंटे के मतलब 200 घंटे पढ़ाते हैं। मेरा तो 300 घंटे में आधी कोर्स हुआ है, 50% हुआ है। लगभग 500 से 600 घंटे स्कूल लेक्चर के कोर्स होगा और कॉलेज लेक्चर का 200 घंटे प्लस कर दो, और इतना तो होगा। क्योंकि मैटर जो है, पर मुझे पढ़ाते वक्त मैं फिर आपको ये भी कह रहा हूँ कि और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नोट्स जो हैं, मैं प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ अभी, है ना, सबके प्रिंटेड नोट्स दूंगा आगे। अभी इतने दिन तक जो मेरा है वेस्टर्न थॉट के जो नोट्स हैं वो मैंने टाइप किए हुए नोट्स नहीं है, हाथ से लिखे हुए हैं। तो वो कैसे पढ़ा जाए, अब ये बात रहती साहब, पढ़ा कैसे जाए आपके नोट्स को, किस तरीके से, क्योंकि पढ़ने का सबका अपना तरीका। मेरे नोट्स आप यदि प्रिंट निकाल के ऐसे ही पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएंगे, कॉपी करके किसी को दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर समझ में कुछ नहीं आएगा। यदि उसको वीडियो के साथ नहीं देखोगे तो कोई क्लास समझ में आने वाली बात नहीं है। कैसे देखें, अब ये मेरा कोर्स है, पॉलिटिकल पॉइंट ऐप है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर 263 वीडियो अभी तक आ गए हैं और ये कोर्स पूरा जो होगा वो जुलाई लास्ट तक होगा, जुलाई के एंड तक ये कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरे कंप्लीट आपके बीच आ जाएगा। क्योंकि साथ में मेरा कॉलेज लेक्चर का चल रहा है तो मैं कॉलेज लेक्चर पर ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। वहाँ से जब इससे रिलेटेड टॉपिक होता है तो इसमें डालता हूँ, वैसे सरप्लस क्लासेज में इसमें डाल रहा हूँ, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेज हैं, आप देखेंगे। जैसे ये कंटेंट में जाओगे आप, ये मेरी क्लासेज हैं। वेस्टर्न थॉट पूरा हो रखा है, इंडियन थॉट भी पूरा हो रखा है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की 88 क्लासेज डाल रखी हैं, 88 के आसपास और क्लासेज होगी जो बाद में आएगी। वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट पूरा है। और उसके बाद में विद्यार्थियों जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 23rd क्लास है मेरे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नहीं है। और राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं और विचारधाराओं से रिलेटेड 14 क्लासेज मैंने डाल रखी हैं। बहुत सारा कंटेंट फ्री है इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे ये 11 कंटेंट फ्री है, 14 फ्री है, इसमें 11 फ्री है। ऐसे इसमें भी आप कहेंगे तो मैं फ्री कर दूंगा, कुछ कंटेंट आपके बीच में आता रहेगा, वो आप देख सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपको वेस्टर्न थॉट देखना है, एक सिंपल सी बात है, ये वेस्टर्न थॉट है, तो वेस्टर्न थॉट पे टिक करोगे, ये आपके मोबाइल में ऐसे ही खुलेगा जैसे यहाँ मैं खोल रहा हूँ, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आपके मोबाइल में ये चीजें खुलेगी। मेरे यहाँ डाउनलोड अभी मैंने किया है तो इस पर ये धीरे फाइल खुल रही है। क्या नेट तो स्टार्ट है, ऐसा नहीं, नेट ही स्टार्ट नहीं किया, कनेक्टेड। ये है, तो इसमें देखिए ये क्लासेस डाल रखी है। वीडियो देखना है तो वीडियो, जैसे मान लीजिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको कोई भी क्लासेस देखनी है तो जैसे 1 नंबर वीडियो देख रहे हैं, वेस्टर्न थॉट का इंट्रोडक्शन है, सुकरात है, प्लेटो, यहाँ पे 2 सरप्लस वीडियो, जैसे ये देखना ही है। 1 नंबर देखोगे, फिर 2 नंबर देखना, फिर 3 नंबर देखना, फिर 4 नंबर देखना, ऐसे देखना। प्रत्यय सिद्धांत नहीं देखने बिना न्याय मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपको न्याय सिद्धांत देखना है, तो आपको विद्यार्थियों ये जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स मेरी फाइल्स हैं, इस फाइल को आप कोई भी नोट्स एक खोल दीजिए। अनलॉक्ड है कुछ, आप देख सकते हैं, कुछ खुले। जैसे आपने न्याय सिद्धांत देखा, या मान लीजिए प्रत्यय सिद्धांत आपका नोट्स खोलना चाहते हैं, तो प्रत्यय सिद्धांत का नोट्स, अब इसकी प्रिंट दे देना। प्रिंट दे सकते हैं आप, पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट दे दो, फिर आप सामने रखो, ये देखो ऊपर लिखा हुआ पॉलिटिकल पॉइंट 4th वीडियो, 4था वीडियो। अब इसमें आप 4थे वीडियो को प्लेटो की ज्ञान मीमांसा का आधार क्या है, प्रत्यय सिद्धांत है, आकार सिद्धांत जिसको थ्योरी ऑफ आइडिया कहते हैं, तात्कालिक यूनानी समस्या क्या थी, सत और संभूति की, इसको जैसे आप सामने रखोगे और इसके साथ में आप वीडियो देखते रहोगे तो उसमें मैंने वैसे ही समझाया। ये तारतम्य था उसमें, ऐसा नहीं है कि नोट्स कुछ है वो कुछ है, नहीं, ये सब एकदम तारतम्यता के साथ चलेगी, बातें चलेगी वो ऐसे चलेगी भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चलेगी, कोई नई बात नहीं। हाँ, इसके बीच खाली जगह भी मैंने बहुत छोड़ रखी है। जैसे मान लीजिए ये मैं समझा रहा हूँ तो वहां बोर्ड पे भी समझा रहा हूँ, ऐसे भाई कैसे जो है विशेष है वो सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य से हम विशेष की तरफ कैसे बात करते हैं, है ना, निगमन थ्योरी है। तो निगमन थ्योरी कैसे काम करती है,
ये कैसे अपने आप को समझा रहा है, उच्चतम स्थिति डेमियर्स की स्थिति क्या है, परम सौंदर्य निरपेक्ष सत्ता क्या है, आध्यात्मिक प्लेटोनिक लव क्या है, ये सवाल बहुत बार पूछते हैं। तो ये चीजें एक एक करके उसमें समझाई हुई। अब आपको कोई चीज लगती है कि हाँ इसको देख लें किस प्रकार से है, तो वो आप आराम से देख सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से वो मैंने समझाया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम्स भी है, जैसे थर्ड मैन फेलिसी क्या है, तृतीय मनुष्य मूलक दोष क्या है, तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ऐसे कोशिश की है और ये आप प्रिंट दे सकते हैं। एक वीडियो ये पूरा हो जाएगा, यहाँ तक आओगे वीडियो क्लास पूरी हो जाएगी, फिर आपको दूसरे के जैसा देखना तो नोट्स आप सीरियल वाइज जमा दीजिए और देखते रहें। उसमें जो ये नोट्स हैं ये जुलाई के लास्ट में मैं आपको पूरी तरीके से प्रिंटेड दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इंडियन वेस्टर्न थॉट के नहीं, बाकी के मैं टाइप हो रहे हैं वैसे वैसे देता रहूँगा, आपको डालता रहूँगा। हमारे पास टाइम है, आराम से अपन पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ गए, ये चीज़ तो आराम से, कोई इसमें है नहीं कि भी कैसे देखना है क्या देखना है, उसमें तो कुछ नई बात नहीं है। अब एक बात, मान लीजिए आप इसके साथ में इंडियन थॉट देखना चाह रहे हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट में जाइए, अब इंडियन में देखिए, मैंने ये जो इंडियन थिंकर है, भारतीय राजनीतिक विचारक है, इसमें आपको दो प्रकार के नोट्स देखना। पीडीएफ नोट्स हैं वो तो आपको पता है, बोर्ड के नोट्स हैं, उसको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। ऐसे साथ साथ में जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वही बात है, ऐसे बोर्ड पे आप देखोगे तो पता चल जाता है, क्योंकि मैंने सब जगह समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं बोर्ड पे लिखता रहूँ, कोई मास्टर तो हूँ नहीं थर्ड ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड जो अपने आप लिखाता रहूँ ये लिखो लाइन है, ऐसे तो लाइनिंग भाई तो लाइनिंग चलता नहीं है। ठीक है, आपका अलग है, एक हमारे अंदर वो होना चाहिए कि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हमारे एक लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे, समझ बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए, जैसे हैंड रिटन नोट्स है, आप इसको खोलिए हैंड रिटन नोट्स को। हैंड रिटन नोट्स में आप किसको देखना चाहते हैं उसको आप आराम से खोल दीजिए। जैसे नेहरू है, नेहरू के नोट्स को आप खोल दीजिए, ये नेहरू खुल गया। अब एक बात यहां ध्यान रखनी है, इस नोट्स में जैसे ये वैज्ञानिक, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, अंतरराष्ट्रीय आदर्शवादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। तो यहां ये अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बातें आपको विद्यार्थियों एक एक मेरे वीडियो के साथ चलेगी। जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे उसका जीवन परिचय, तो जीवन परिचय के साथ चलती रहेगी। अब इनकी मान लो किताबें हैं, तो इन किताबों में क्या क्या मैटर है, ये मैटर आपको वीडियो में मैं सुना रहा हूं, आप आराम से देखें किससे रिलेटेड है, कौन सी क्या है, कौन से लेटर्स हैं, किसको क्या लिखी है, क्या उनको कंफ्यूज क्वेश्चंस है, ये बातें एकदम। वैज्ञानिक मानवतावाद क्या है, तो वैज्ञानिक मानवतावाद का वीडियो है वो देख लीजिए। फिर आपको बोधी गल्फ उनके बारे में क्या है ना, जो एक वो कई बार ज्ञानी आदमी ऐसी बातें करते हैं कि मैं कह रहा हूँ वैसे करना चाहिए बहुत। तो नेहरू ने जो बातें की वो उनकी बातें ऐसी है जो जन सामान्य के ठीक सेट नहीं हो पाई, यही तो प्रॉब्लम रही थी। नेहरू मार्क्सवाद में क्या है, स्टार्ट में ये थे ऐसे, नेहरू और धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या है ना, ये थॉट आपके उसमें चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लोगे तो यही नोट्स हैं, बस फर्क यह है कि जो विचारक आपके सिलेबस में वो आपके रहेंगे, वेस्टर्न थॉट में 18-19 है, तो फिर उनके लिए अलग नोट्स हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे स्कूल लेक्चर का लेना चाह रहे हैं तो आप स्कूल लेक्चर के कोर्स को भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपका केवल और केवल फीस है वो 4000 रुपये, ठीक है। कोई मेरे ख्याल से उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऐसे खोल के प्रिंट देके बाद में खोलिए, और फिर और कोई प्रॉब्लम आती है नंबर 9829513508 आप कॉल करें, मेरे से बात। कोई मीडिएटर नहीं है यहाँ, आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है साहब यहाँ नहीं है बाढ़, ये मैं इतना बड़ा साहब नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। मेरी आपसे बात होगी, मैं ही आपसे बात करने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से, कई स्टूडेंट मेरे से कंटिन्यू बात करते ही हैं, स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो वो बात करते हैं। बस ये है, आपको बढ़िया लगता है आप ज़रूर और भी स्टूडेंट को जोड़िए, आप भी जुड़िए। और जितना मैंने आपसे कहा है कि इंसान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी है वो पॉजिटिविटी है। आप खुश रहें, मस्त रहें, और ये मत सोचिए कि होना क्या है, जो होना है वो होना है। गीता का उपदेश कर्मवाद का यह है कि आपको तो मेहनत करनी है, सीखना है, पढ़ना है,
सिलेक्शन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम पहले से ही चीज़ों को गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और फिर भटकते भटकते, मैं देखता हूं कई स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कई स्टूडेंट मेरे उनका साहब मैंने वो कोर्स ले लिया, अब क्या करें, उसमें 2 रुपये आप कुछ कम कम ज़्यादा नहीं। देखो जो चीज़ें मेरे पास क्लियर है मैंने कम ही कर रखी है, इससे भी आप चाह रहे हैं फ्री कर दें, मगर नहीं, पहले से ही आप सेलेक्ट करें, देखें, किसी के जांचे में आने की जरूरत नहीं है, भले मैं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से देखें, पढ़े, आपको लगता है कि वास्तव में मैटर बढ़िया है, वास्तव में चीज बढ़िया है, वास्तव में पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। मैं कहीं कॉपी करके नोट्स नहीं देता, मैं लिखाता हूं पास में बैठ के, हर बात को मैंने अच्छी तरीके से, ये लैंग्वेज जो है ना, ये आपको अभी भले कहीं से डाल देंगे ये लोग, अभी कॉपी कोई लोग कर दिए होंगे, मगर और कहीं भी मेरी कॉपी से पहले कॉपी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हर चीज को मेरे हाथ सावास में बैठ के बोलकर लिखा के चेक करके डालता हूं, क्योंकि ऊपर वाले को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, वो भी तो ऊपर एक ताकत है, केवल यहां ही हम इतना कर सकते हैं, तो फिर उसका तो कोई ना कोई तो वो इलाज तो कर देता है। और आपको पता है डेमोक्रेसी में जनता की लाठी जब वार करती है तो आवाज नहीं करती, दर्द बहुत होता है, और ऊपर वाला जब नाराज होता है ना, तब वो कोई आकर आपको नोटिस नहीं देता है, वो उसने एक छोटा सा भी झटका दे दिया तो आप कुछ नहीं है। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है, नकलें हो रही है, लोग यही कहते हैं साहब पेपर आउट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों, इतने आपको वफादार बनना है तो खुद के प्रति बनिए। वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, जिसे सुना था जीवन का रक्षक हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किस्ती डुबाने लगेंगे, मेरे वतन को इन भूखों से बचा लो वरना ये कुर्सी तक खाने लगेंगे। देश की हालात के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग टैक्स जितना दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी किसी भी देश का सिटीजन इतना टैक्स नहीं देता। गरीब से गरीब आदमी 4000 प्रकार के टैक्स देता है। हमने सर्विस को नहीं छोड़ा है टैक्स के बिना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, वो टैक्स पता नहीं कौन सा टैक्स, कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर टैक्स नहीं है, बिना जीएसटी बिल कटता ही नहीं। अमेरिका जैसे देशों में ये नहीं आ पाया, अभी भी देख लीजिए आप, वहां कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है, हम नगन कैपिटलिस्ट है। वास्तव में बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग सोच रहे होंगे कि साहब इतने इससे गरीबों का भला, वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए टैक्स जो है उसका एक दायरा है, कितना है, किसान के अकाउंट में 600 रुपए आते हैं, 10 दिन तक टीवी वाले खबर चलाते हैं, उस पर डिबेट होती है, डिस्कस होता है, अरबों रुपए माफ होते हैं, खरबों रुपए माफ होते हैं इंडस्ट्रिस्ट के, कुछ कहता है कि उसके इतने पैसे माफ हुए, एक दिन डिस्कस नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कैसे होता है। मैं आपको बताऊं, आदित्य को पता ही नहीं है, लोग जीडीपी देखकर खुश होते हैं जब को पता ही नहीं है जीडीपी शोषण का एक तरीका है। जीडीपी देश के विकास को नहीं दिखाती, देश के ग्रोथ को दिखाती है। लोगों का जितना ज्यादा शोषण करोगे जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जीडीपी से देश में हैप्पीनेस का पता नहीं चलता, देश में डेवलपमेंट का पता नहीं चलता, गुणात्मकता का पता नहीं चलता, वो एक मात्रा है। उसको हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए। मगर अलग बात है, उन पे मैं क्यों जाए, क्यों उस मुद्दे से भटक कर बात करें। मगर बात यह है, बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत करिए, और कैसे पढ़ना है ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, पढ़ने का तरीका और क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। मैंने पहली बार कहा कि क्या कारण है उन लोगों का जो कम पढ़ते हैं सिलेक्शन हो जाते हैं, और आप बहुत मेहनत करने के बाद नहीं होते, क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है। आप वो पढ़ते हैं जो पढ़ना नहीं चाहिए, वो पढ़ता है जो पढ़ना चाहिए। आपका असीमित दायरे में है, वो एक टारगेटेड है,
और ये चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये तय बात है। दूसरा, जरूरी नहीं आप केवल राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में जाएं, और भी स्टेट है, अच्छे सपने देखिए। मैंने कहा बड़े सपने देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती, 180 से प्लस पोस्ट आ रही है पॉलिटिकल साइंस की। अब तो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, लोग तो जनवरी में जारी करवा रहे थे, मुझे कई कह रहे थे साहब जनवरी में आ गई, मार्च में एग्जाम हो जाएगा, आप कोर्स करवा दो। मैंने कहा नहीं होगा जुलाई से। ऐसे मैंने अक्टूबर नवंबर कहा है उनको, मगर जुलाई तक मैंने कहा पूरा नहीं होना। आ गई। अरे दुकानदारों की एडवर्टाइज से मत जाइए, देश की हालत देखिए आप, लोगों का, आप जो भर्ती प्रेजेंट टाइम चल रही है वो क्या पूरी हो जाएगी, नहीं निकाल देंगे, पूरी कर देंगे। इनकी पोस्टिंग हो जाए टाइम पे, ये बहुत है, जुलाई तक। मेरा ये मानना है जुलाई तक इनकी पोस्टिंग हो जाए, मैं अपेक्षा करता हूँ हो जानी चाहिए, जुलाई तक कर दे। और नहीं करती है तो फिर आगे जाएगी, और भी जो भी चल रही है उसी की भी बात मैं करूँ। तो मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत खुश रहते हुए पढ़िए। और एक बात ध्यान रखना, अपने माँ बाप से बढ़कर हमारी कोई ताकत नहीं है। मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है, मगर उसमें ज़रूर है, इसलिए उनको खुश रखिए, उनके सपनों को ज़रूर पूरा करिए। और वो सपने जो देख रहे हैं वो आप पूरे नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको, भले ही देशभक्त बन के शहीद हो जाना, मैं नहीं कहता आप अच्छे बेटे नहीं बन सकते। अच्छे बेटा वो है जो माँ बाप के आँखों के सपनों को पूरा करे और वास्तव में पूरा करके उनको खुशी दे, और उनके आँखों में जो वास्तव में जो गीलापन है वो गीला खुशी में बदल दो। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे कहूँगा आप एक सफल बेटे हैं एक माँ और बाप की, वो खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू विद्यार्थियों।